नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। दुनिया की आबादी 7 अरब को पार कर चुकी है, तो वहीं भारत 1.25 अरब से ज्यादा आबादी के साथ दूसरे नंबर पर है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जनसंख्या इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो आने वाले दशकों में भारत चीन को पछाड़कर पहले नंबर पर पहुंच जाएगा। बढ़ती आबादी को रोकने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। दुनिया भर में बढ़ती जनसंख्या की रोकथाम और जागरूकता फैलाने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और इसी पर है आज का राज्यसभा टीवी विशेष। तो शुरू करते हैं विशेष आबादी संकट। पूरी दुनिया की आबादी काफी तेज रफ्तार से बढ़ रही है। बढ़ती आबादी ने दुनिया के कई मुल्कों को चिंता में डाल दिया है, तो वहीं संयुक्त राष्ट्र भी इस चिंता से वाकिफ है। जनसंख्या पर लगाम लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने जागरूकता फैलाने के लिए कई कदम उठाए। इसके तहत संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का ऐलान किया। 11 जुलाई 1989 से दुनिया के सभी मुल्क विश्व जनसंख्या दिवस मना रहे हैं और बढ़ती आबादी को रोकने के लिए कई कार्यक्रम अपना रहे हैं। दुनिया में इंसानों की तादाद हर पल नए आंकड़ों को छू रही है। पूरी दुनिया में हर रोज 3,60,000 बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें से 42,434 बच्चे भारत में जन्म लेते हैं। आलम यह है कि आज दुनिया की आबादी 7 अरब को पार कर चुकी है। वहीं भारत की जनसंख्या 1 अरब 27 करोड़ 42 लाख 35 हजार से ज्यादा हो चुकी है, जो चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। हालांकि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में पिछले एक दशक में करीब 4% की कमी दर्ज की गई है, लेकिन ये दूसरे देशों की तुलना में काफी कम है। अनुमान जताया जा रहा है कि अगर वृद्धि दर पर रोक नहीं लगी तो 2030 तक भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। अनुमान ये भी है कि 2060 में भारत की आबादी 1 अरब 70 करोड़ तक पहुंच जाएगी। If we talk about our own country, certainly we are the second largest populous country in the world, and with the pace we will be the largest in coming times. That can be the situation. We are having 2.4% of land area, but 17% of population. These are the issues which we can consider to be the negative part of it. भारत के कई राज्यों की ही जनसंख्या दुनिया के कई मुल्कों से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ब्राजील, मध्य प्रदेश की जनसंख्या थाईलैंड, ओडिशा की अर्जेंटीना, गुजरात की दक्षिण अफ्रीका और महाराष्ट्र की आबादी मेक्सिको से ज्यादा है। जबकि भारत के पास दुनिया के कुल क्षेत्र का महज 2.4% ही है, जो मौजूदा आबादी के लिए भी पर्याप्त नहीं है। ऐसे में बढ़ती आबादी को किसी भी लिहाज से ठीक नहीं माना जा सकता। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक सदी के अंत यानी सन 2100 तक दुनिया की आबादी करीब 12 अरब पहुंच जाएगी। 2050 तक अकेले एशिया महाद्वीप की जनसंख्या 5 अरब हो जाएगी। 60 के दशक के आखिरी वर्षों में सालाना वैश्विक जनसंख्या वृद्धि दर 2.1% थी, जो 2011 में 1.2% पर आ गई। फिलहाल विश्व की आबादी में हर साल 8 से 9 करोड़ का इजाफा हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि भविष्य में कुछ बड़े अफ्रीकी और दक्षिण एशियाई देश ही वैश्विक आबादी को तेजी से बढ़ाएंगे। इसमें भारत भी शामिल होगा। हम बड़ी तेज़ी से चाइना की पॉपुलेशन को कैचअप करते जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर या सुविधाएं होनी चाहिए, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर या सुविधाएं पे एक काफ़ी बड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो आने वाले समय में डेफिनेटली जैसे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, हेल्थ केयर है, या एक अच्छी सिविल सोसाइटी की हम बात करते हैं, तो डेफिनेटली उसके ऊपर एक बड़ा असर देखने को मिल सकता है।
जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए लोगों को शिक्षित और जागरूक करने के मकसद से पूरी दुनिया में हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जुलाई 1987 को दुनिया की आबादी 5 अरब पार कर गई थी, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए 11 जुलाई 1989 को विश्व जनसंख्या दिवस की घोषणा की। विपिन चौहान के साथ प्रीति सिंह, राज्यसभा टीवी। भारत में बढ़ती जनसंख्या ने सरकार को नए कार्यक्रम बनाने पर मजबूर कर दिया। बढ़ती आबादी पर लगाम कसने के लिए कई नीतियां बनी। 2011 की जनगणना में पहली बार आबादी में कमी दर्ज की गई तो एक उम्मीद जगी, लेकिन ताजा आकलन ये है कि अगले 35 साल में अपना देश दुनिया की चोटी पर जा खड़ा होगा। यानी आज भी हमारी वृद्धि दर मुफीद स्तर पर नहीं है और इसमें और ज्यादा सुधार की गुंजाइश है। है तो ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें, लेकिन ये भारत के किसी भी शहर का आम नज़ारा हो सकता है। रोजाना इस देश में 42,000 से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। आलम यह है कि अकेले दिल्ली की आबादी दुनिया के 70 देशों से ज्यादा है। जाहिर है बोझ ज्यादा है और संसाधन सीमित, लेकिन उम्मीदें बरकरार हैं। बेहतर जीवन शैली और आधुनिक तकनीक के सहारे हर कोई जीना चाहता है, लेकिन आबादी का एक छोटा हिस्सा ही उस तक पहुंच पा रहा है। आप सवेरे निकलते हैं, आपको ट्रांसपोर्ट की समस्या सबसे पैदा होती है। ट्रैफिक, पार्किंग, एनक्रोचमेंट, पटड़ी वाला, जितना भी लोग जो हैं वो सड़क पे सोते हैं, पानी नहीं है, बिजली की समस्या, घर की समस्या, सैनिटेशन की समस्या, गंदगी की समस्या, तो इन सब का असर एक शहर पे बड़ा नेगेटिव भी पड़ता है। देश जब आजाद हुआ उसी वक्त सरकार ने इस चुनौती को समझ लिया था। 1951 में भारत ने परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश था। 1950 के दशक में लोगों में इसको लेकर काफी हिचक थी, लेकिन 1960 के दशक में लोग तैयार होने लगे। इसके बाद गर्भ निरोधकों पर सरकार ने काफी जोर दिया। 1970 के दशक में जबरदस्ती नसबंदी कराने के बाद लोगों में इसको लेकर नाराजगी फैल गई, लेकिन 1978 में जब परिवार नियोजन कार्यक्रम के तौर पर इसको फिर से शुरू किया गया तो जागरूकता बढ़ी। इसके बाद नई नीतियां और नए कार्यक्रम बने। And we know when we talk about development में family planning is a very important part. तो quality of life, quality of family, quality of development takes place when we strategize family planning. इसलिए family planning के लिए भी जो हमको whatever the areas to be addressed and whatever health inputs are to be given, that has to be taken care. 1980 का दशक आते आते भारत सहित दुनिया भर में बढ़ती जनसंख्या के दबाव को लेकर मुहिम शुरू हो गई। 1989 में संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का फैसला किया, ताकि जनसंख्या से जुड़े तमाम पहलुओं से दुनिया को आगाह किया जा सके। 1994 में जब संयुक्त राष्ट्र ने काहिरा में आबादी और विकास के संबंध पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया तो भारत ने इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। भारत ने आबादी के बढ़ते दबाव को देखते हुए राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया, ताकि ज्यादा गंभीरता से इस मसले पर ध्यान दिया जा सके। आयोग ने 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई, जिसमें गर्भ निरोधकों की आपूर्ति और स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच को सुनिश्चित कराने समेत शिशु मृत्यु दर में कमी लाने जैसे लक्ष्य बनाए गए। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या को स्थिर करने पर जोर दिया गया और योजना आयोग ने इसके लिए कार्य समूह का गठन किया। सरकार ने कई और कोशिशें की, लिहाजा 21वीं सदी शुरू होने के बाद जनसंख्या वृद्धि दर में कमी दर्ज की गई। 2011, if you look at this decade, the only decade ever in the history of the country where less number of people have been added to the population of India. And I'm sure the decade thereafter, which is 2010 to 21, will show a much better result. जनसंख्या की बढ़ती दर पर लगाम कसने की कोशिश जारी रही। इसके लिए जनसंख्या स्थिरता कोष का भी गठन किया गया। कोष का उद्देश्य सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करना है। 2001 से 2011 के बीच एक सदी में पहली मर्तबा जनसंख्या वृद्धि दर में कमी दर्ज की गई। इससे पहले मात्र 1911 से 1921 के दशक में कमी आई थी, लेकिन उस वक्त फैली महामारी के चलते ऐसा हुआ था। हालांकि भारत के सामने चिंता बरकरार है। जिस दर से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, उस लिहाज से 2050 में ये चीन को पछाड़कर दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा।
जबकि चाइना ने एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करा, लेकिन हम उस तरह की सुविधाएं या शहरों में देखें या गांव में देखें या सेमी अर्बन सिटीज़ में देखें, उपलब्ध नहीं करा पाए। अगर थोड़ी बहुत हमने जॉब क्रिएट ज़रूर करी हैं आईटी, डिजिटल इंडिया या कम्युनिकेशन सेक्टर में, लेकिन इसको आगे बढ़ाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारत की चुनौतियां अभी टली नहीं हैं। आबादी में बढ़ोतरी की दर जरूर पहले के मुकाबले धीमी हुई है, लेकिन ये दुनिया के विकसित और कई विकासशील देशों की तुलना में आज भी ज्यादा है। 2016 तक भारत की आबादी में 15 करोड़ लोग और जुड़ जाएंगे। इनमें से 42% बढ़ोतरी उन परिवारों के जरिए होगी जहां 2 से ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। भारत में आज 51% लोग प्रजनन आयु वर्ग के हैं। देश में आज लगभग 19 करोड़ जोड़ों को गर्भ निरोधक की दरकार है और इनमें से महज 53% ही अभी इसका इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है तरक्की की राह में ये चुनौतियां बीच में खड़ी हैं। विपिन चौहान के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। एक तरफ तो दुनिया के कई मुल्क बढ़ती आबादी से परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ वो देश भी परेशान है जहां आबादी थम गई है या फिर कम हो रही है। विकसित और विकासशील देशों के बीच इस ट्रेंड में साफ अंतर देखा जा सकता है। आबादी बढ़ने और घटने का संबंध सीधे तौर पर विकास से जुड़ा है। जहां आबादी बढ़ रही है वहां चुनौतियों का अंबार है, और जहां घट रही है वहां सरकार चिंता में है कि संसाधनों के समुचित इस्तेमाल के लिए जरूरत भर लोग कहां से आएंगे। रूस एशिया से लेकर यूरोप तक फैला क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा देश, आबादी में 9वें नंबर पर ठहरता है, यानी भारत से 8 पायदान नीचे। लेकिन दिलचस्प ये है कि रूस की इस वक्त जितनी आबादी है उससे ज़्यादा लोग भारत में हर दशक में बढ़ जाते हैं, यानी हर जनगणना में भारत में एक रूस समा जाता है। आबादी तो बढ़ रही है लेकिन संसाधन लगातार कम होते जा रहे हैं, लिहाजा चुनौती पहले से कहीं ज़्यादा गंभीर हो रही है। जैसे हमारे यहाँ बेसिक एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ सुविधाएं, उनमें काफ़ी एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। जो हम सिविल सोसाइटी की बात करते हैं कि एक एजुकेटेड सिविल सोसाइटी जहाँ एक दूसरे का सम्मान हो, क्राइम ना हो, वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर पर बीते कुछ दशकों में लगाम कसी गई है और इस वक्त भारत से ऊपर 89 देश मौजूद हैं। इन तमाम देशों में आबादी के नियोजन को लेकर कई नीतियां और कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। लेकिन परेशान सिर्फ ये मुल्क नहीं हैं, परेशानी दूसरी तरफ भी है। क्यूबा, जापान, पोलैंड और हंगरी जैसे देशों में आबादी लगातार कम हो रही है, यानी यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक हो चली है। कुछ और देश हैं जहां आबादी बिल्कुल ठहर गई है, लिहाजा कुछ मुल्कों ने बच्चे पैदा करने पर कई तरह के प्रोत्साहन देने शुरू किए हैं। जो हमारी पॉपुलेशन है इसको आप अगर ह्यूमन कैपिटल मानकर चलें, जैसे चाइना को लीजिए, तो उन्होंने इसमें एजुकेशन में इन्वेस्ट किया, इस पॉपुलेशन की उन्होंने स्किल अपग्रेडेशन में इन्वेस्ट किया, और आज वो जो पॉपुलेशन है चाइना की जो नंबर 1 पर है, वो एक चाइना की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर ली। तो पॉपुलेशन को हम एक पॉजिटिव तरीके से भी देख सकते हैं, एक ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख सकते हैं। दुनिया में 13 करोड़ बच्चे हर साल पैदा होते हैं, जबकि हर साल 5 करोड़ लोगों की मौत होती है। विकासशील देशों में आबादी अब भी तेजी से बढ़ रही है, जबकि यूरोप और अमेरिकी मुल्कों में ये गति थम सी गई है। जानकार मानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर और विकास के बीच सीधा संबंध है। आबादी के इस ट्रेंड को 4 खांचों में बांटा गया है। पहले चरण में अति पिछड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, लिहाजा ऊंची जन्म दर के साथ मृत्यु दर भी ऊंची होती है। इसके चलते इन मुल्कों की जनसंख्या में मामूली बढ़ोतरी होती है। दूसरे चरण में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होता है। इन मुल्कों में ऊंची जन्म दर और गिरती मृत्यु दर के चलते जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है। तीसरे चरण में स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा में बेहतरी के चलते जन्म दर भी धीमी हो जाती है, लिहाजा धीमी जन्म दर और धीमी मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि दर गिरती है। चौथे चरण में नीची जन्म दर और नीची मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि दर बेहद कम हो जाती है।
इस श्रेणी में विकसित अर्थव्यवस्था को रखा गया है। जिन देशों में इस वक्त जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, उनमें ज्यादातर विकासशील या पिछड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतना ही ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारे जो रिसोर्सेज है उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है, उतना ही ज़्यादा रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे पास बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं नहीं, और उन सबको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यदि हम देखते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि जनसंख्या को या पॉपुलेशन को हम कंट्रोल करें और कम से कम रखें, जिससे आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी हमारे रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए भी मौजूद रहे। विकासशील अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियों का अंबार है। दुनिया भी जनसंख्या के बढ़ते दबाव को साफ महसूस कर रही है। संयुक्त राष्ट्र इस पर कई दफा चिंता जता चुका है। दुनिया में अगले 15 साल में 2 अरब बच्चे और पैदा होंगे। इस दौरान 1 अरब 20 करोड़ लोगों को रोजगार की तलाश होगी। 60 से ज्यादा उम्र के लोगों की भी संख्या बढ़ेगी और उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए कई योजनाओं की दरकार होगी। शहरों पर दबाव बढ़ेगा, लिहाजा शहरी इलाकों में प्रदूषण भी बढ़ेंगे। 2030 तक दुनिया में प्रवासियों की संख्या बढ़कर 24 करोड़ हो जाएगी। यही नहीं, पर्यावरणविदों की ये चिंता है कि प्राकृतिक साधनों का जिस गति से इस्तेमाल हो रहा है उसमें और तेजी आएगी, लिहाजा प्रकृति का संतुलन आने वाले दिनों में और बिगड़ सकता है। विपिन चौहान के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। किसी भी देश के लिए बढ़ती आबादी एक तरफ जहां चुनौती होती है, वहीं दूसरी तरफ ये शक्ति भी होती है। क्या बढ़ती आबादी विकासशील देशों की आर्थिक प्रगति के लिए एक सुनहरा मौका साबित हो सकती है? आखिर आर्थिक नजरिए से बढ़ती आबादी के मायने क्या हैं? विकास से इसका संबंध क्या है? ऐसे ही तमाम सवालों को जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। दुनिया की आबादी 7 अरब है, जिसके 60% लोग एशिया में रहते हैं। 7 अरब लोगों में से 40 करोड़ उद्योगपति हैं, तो वहीं बेरोजगारों की तादाद 43 करोड़ है। जबकि 80 करोड़ लोग उद्योग धंधों में काम कर रहे हैं, तो 140 करोड़ लोगों का जीवन यापन खेती बाड़ी के सहारे होता है। 170 करोड़ लोगों की रोजी रोटी का जरिया नौकरी है, तो वहीं दुनिया भर में 190 करोड़ किशोर हैं, जबकि बुजुर्गों की आबादी 58 करोड़ है। पूरी दुनिया में बढ़ती आबादी और इससे जुड़े मुद्दों पर बहस जितनी आम है, उतने ही विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक असंतुलन से जुड़े मसले। क्या विकासशील देश या कम विकसित देश पूरी दुनिया में सिर्फ आबादी का बोझ बढ़ा रहे हैं? इन देशों में जनसंख्या की बढ़ती रफ्तार क्या पर्यावरण असंतुलन के लिए जिम्मेदार है? विकसित देश भले ही विकासशील और कम विकसित देशों को लेकर ऐसे तमाम सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि आर्थिक उदारीकरण के दौर में विकसित देशों के लिए ये देश ही बड़े बाजार बन रहे हैं। सबसे बड़ी जो ज़रूरत है, आप जो पॉपुलेशन को कि ये जो मैन पावर है, अब हम सारी मैन पावर को अनस्किल्ड मैन पावर रख देंगे तो ये हमारे लिए बहुत कुछ हद तक सहयोगी नहीं होगा, हमारे सपोर्टिव नहीं रहेगा। तो हमारी सरकार को पॉलिसी बनाना चाहिए कि जो अनस्किल्ड जो मैन पावर है उसको हम स्किल्ड मैन पावर करें। दुनिया भर में विकसित और विकासशील देशों के बड़े आर्थिक पंचों की तुलना करें तो यूरोपीय संघ में दुनिया की 7.1% आबादी रहती है, जबकि ग्लोबल जीडीपी में इन देशों का योगदान 23.6% है। दुनिया भर के व्यापार में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी 32.5% है, जबकि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स के सदस्य देशों में दुनिया की 42.2% आबादी रहती है। ग्लोबल जीडीपी में इन देशों का योगदान 21.3% है, जबकि दुनिया भर के व्यापार में इन देशों की हिस्सेदारी 16.2% है। पर हेक्टेयर अगर आप पॉपुलेशन का रेशियो निकालते हैं तो निश्चित रूप से पॉपुलेशन का प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन हमारे जो देश के साथ एक एडवांटेज जो है कि हमारे यहाँ यूथ पॉपुलेशन का रेशियो आधे से भी ज़्यादा, यानी कि 35% से जो नीचे के लोग उम्र से नीचे के लोग हैं वो 60% से ज़्यादा है। वो देश की अर्थव्यवस्था यानी कि बर्डन नहीं बन रहे हैं, वो परिवार पे बर्डन नहीं बन रहे हैं, इस जो डेमोग्राफी हमारी उस पे भी बर्डन नहीं बन रहे। 2050 तक जनसंख्या में भारत चीन को पीछे छोड़ देगा। एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक भारत की आबादी करीब 1 अरब 63 करोड़ हो जाएगी। इसी अनुमान के मुताबिक 21वीं सदी में पूरी दुनिया की आबादी बढ़ाने में आधा योगदान चीन, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और नाइजीरिया का होगा। चीन ने बढ़ती आबादी पर रोक लगाने में काफी हद तक कामयाबी पाली है,
भारत की बात करें तो 1991 में आबादी में 23.87% की बढ़ोतरी हुई, जबकि 2001 में जनसंख्या में 21.54% इजाफा दर्ज किया गया। लेकिन 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक बीते दशक में 17.64% ही आबादी बढ़ी, यानी एक दशक में वृद्धि दर में 3.9% की कमी आई। थोड़ी बहुत हमने जॉब क्रिएट जरूर करी हैं आईटी, डिजिटल इंडिया या कम्युनिकेशन सेक्टर में, लेकिन इसको आके बढ़ाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन यही एक यंग इंडिया जो पॉपुलेशन है, ये हमारे ऊपर भार भी बन सकती है। फिलहाल पूरी दुनिया की आबादी 7 अरब है, जबकि 11 अरब लोगों का पेट भरने के लिए संसाधन मौजूद हैं। जानकारों का मानना है कि बढ़ती आबादी के नुकसान है तो फायदे भी। विकासशील और कम विकसित देश जनसंख्या की इस ताकत का इस्तेमाल अपनी तरक्की के लिए भी कर सकते हैं। विपिन चौहान के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ आज की आरएस टीवी विशेष आबादी संकट में फिलहाल इतना ही। हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे आम आदमी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर राज्यसभा टीवी का खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।